कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदियों से बढ़ने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो एक बार नहीं बल्कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें और इसका लाभ लें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। जी हाँ, गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3900 मीटर से भी अधिक है। गंगा नदी के बारे में और महत्वपूर्ण बात यह है कि गंगा नदी का जो मिश्रित रूप है अर्थात जो संगम होता है वह भागीरथी और अलकनंदा के सम्मिलित रूप से होता है। और इसकी सहायक नदियां हैं जो उत्तर भारत की ओर से गंगा नदी में मिलती हैं। यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, सरयू, ताप्ती, गंडक और कोसी। ये उत्तर भारत की ओर से बहने वाली इसकी सहायक नदियां हैं जो आकर इससे मिल जाती हैं। दक्षिण भारत की ओर से गंगा नदी में मिलने वाली नदियां हैं सोन, बेतवा, केन, टोंस आदि। तो इस तथ्य को याद रखना है गंगा नदी के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? चंबल, सोन, बेतवा या फिर केन? तो इसका राइट आंसर होगा सोन। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और इसे सोनभद्रशिला के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत में अर्थात भारत के मध्य भाग में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? देखिए, ये प्रश्न बीपीएससी 2013 में भी पूछा जा चुका है और उसके बाद तो लगातार रिपीट होते ही रहते हैं ये प्रश्न। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। तो वह है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित चीन युंगडुंग हिमानी से होता है और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है ज़्यादा, ये आपने याद रखना है। इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, कामेत, मानस, कुदीमारा, तीस्ता आदि। और ब्रह्मपुत्र नदी अंत में जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह भी आपने याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरबा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? CDS 2019 में ये प्रश्न आ चुका है कि कौन सी ऐसी नदी है जो नामचा बरबा नामक स्थान पे यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? गंगा, बराक, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, इनमें से कौन सी है? ये 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है? सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर इनमें से सभी? बीपीएससी
1994 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, उसके बाद तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए ही हैं। तो इनमें से आंसर होगा जी, इनमें से सभी, क्योंकि सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये सभी नदियाँ ऐसी हैं जो मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम सानो खवाब हिमनद से होता है, सानो खवाब हिमनद के पास से, और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर सिंधु नदी की। और सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी की कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर, और भारत में सतलुज नदी 1050 किलोमीटर बहती है। ठीक है, ये तथ्य आपने याद रखने हैं। और खास बात यह है कि यह शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन? सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी की खास बात यह है कि यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई जो है पंजाब में प्रवेश कर जाती है और चिनाब नदी में अंत में मिल जाती है। तो ये तथ्य हमने याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर बेतवा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करना है। वह कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की ओर से प्रवाहित होती है? और दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा बेतवा नदी। बेतवा नदी को वेत्रवधी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेत्रवधी नाम से भी इसको जाना जाता है, वेत्रवधी नाम से। और इसके बारे में खास बात यह है कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई है 4080 किलोमीटर। बेतवा नदी की कुल लंबाई 4080 किलोमीटर है और यह जो है यमुना नदी में अंत में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? यमुना नदी में अंत में मिल जाती है। बस ये याद रखना है हमें। और 4080 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट और महत्वपूर्ण, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसे बिहार का शोक कहा जाता है? और यह प्रश्न जो है सिर्फ एसएससी 2019 में नहीं, न जाने अनगिनत बार, कितनी बार ही परीक्षा में पूछा जा चुका है। हर परीक्षा में, किसी एक परीक्षा में नहीं बल्कि हर परीक्षा में। तो बिहार के शोक से जाने वाली नदी है कोसी नदी और इसका उद्गम होता है गोसाई थान नामक चोटी से। ठीक है, और इसकी लंबाई है 730 किलोमीटर। ध्यान से हमने प्रश्नों को सुनना है, बस आप ध्यान से सुनिए, फिर वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको सारे प्रश्न स्वतः ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, कोसी नदी को जो है बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है और इसका उद्गम गोसाई थान चोटी से होता है और इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है और बाद में यह जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में बाद में यह नदी जो है समाहित हो जाती है। बस इतनी सी बात याद रखनी इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ठीक है, हिमालय से परे की नदी। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से समझना है कि क्या पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी। और सतलज नदी के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है और लगभग समुद्र तल से 4555 मीटर ऊंचाई से यह नदी क्या होती है? निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है, या कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? ठीक है,
ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, सह्याद्री पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अब जान लेते हैं कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं कहाँ पर। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक के कुर्ग जिले में हैं। ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं और कावेरी नदी की जो कुल लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। ठीक, 800 किलोमीटर कावेरी नदी की कुल लंबाई है और इसकी जो ऊंचाई है वह 1341 मीटर है। ठीक है, यहाँ ये बात तो तय है कि लंबाई को, ठीक है, लंबाई को किलोमीटर से मापा जाता है और ऊंचाई को मीटर से। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ध्यान से तथ्य को समझना है कि लंबाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। और साथ ही यह बात आपने याद रखनी है कावेरी नदी के बारे में कि इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं हेमावती, सिमसा, अमरावती, अकरावती, भवानी और कावनी आदि। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जरूरी नहीं कि सारे तथ्यों को आपके सामने स्क्रीन पे लिखा जाए। किसी भी वीडियो को समझने से अच्छा तरीका ये होता है, ठीक है, किसी भी वीडियो को समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप साथ में पेन पेंसिल लेके, ठीक है, पेन या पेंसिल लेके, कॉपी लेके बैठिए और साथ में वीडियो को, जिस भी वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं, साथ में उसके तथ्यों को लिखते भी जाइए। सबसे बेस्ट तरीका है, आप कभी नहीं भूलेंगे। हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? ताप्ती व नर्मदा, सोन व नर्मदा, सोन व बेतवा, या चंबल व बेतवा। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न को भी ध्यान से समझना है कि क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित होती हैं या जिनका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा व सोन। ठीक है, नर्मदा व सोन। नर्मदा के बारे में देख लेते हैं कि इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जबलपुर में यह भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, और यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती हैं और बाद में जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैंने क्या महत्वपूर्ण तथ्य बताया आपको नर्मदा के बारे में कि इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और भेड़ा घाट के समीप कपिलधार और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ठीक है, और बाद में जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी की जो कुल लंबाई है वो 780 किलोमीटर है और इसका उद्गम भी नर्मदा के पास से ही होता है। ठीक है, दो धाराओं के रूप में इनका उद्गम होता है। ठीक है, और बाद में यह पटना के समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, यह गंगा में मिल जाती है और जबकि नर्मदा जो है खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये तथ्य याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भूबंधित नदी है? अब देखिए प्रश्न को ध्यान से, भूबंधित नदी। ठीक है, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या फिर लूनी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अर्थात अरावली पर्वत से होता है। अरावली पर्वत को नाग पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है और साथ में यह तथ्य याद रखना है कि गोविंदगढ़ के निकट यह आपस में मिल जाती है।
कौन? लूनी नदी। देखिए लूनी नदी का जो अरावली पर्वत के पास से 2 धाराओं के रूप में इसका उद्गम होता है। कौन कौन सी धारा? सरस्वती और सागरमती के रूप में। ठीक है, 2 धाराओं के रूप में यह नदी उद्गमित होती है, निकलती है और फिर गोविंदगढ़ के निकट आपस में ये 2 धाराएं एक ही बन जाती है मिलकर, और इस तरह से आपकी लूनी नदी का निर्माण होता है। और खास बात यह है कि यह भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी या भूबंधित नदी है। ठीक है, जमीन के अंदर से। और इसकी सहायक नदियां भी हमने याद रखनी है, जवाई, शुक्री और जोजवारी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जवाई, शुक्री और जोजवारी। और इसकी कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। लूनी नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और यह बाद में कहाँ पे गिर जाती है? कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण में जो है यह नदी गिर जाती है बाद में। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और लाइक, शेयर और कमेंट तो करते रहें। ये मैं आपसे उम्मीद चाहती हूँ बदले में, और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, यही उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी या फिर कोयल नदी? ठीक है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा जी सोन नदी। किस में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? विभ्रंश घाटी से होकर। ठीक है, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या फिर महानदी? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी वह ऐसी इकलौती ऐसी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। और नर्मदा नदी के बारे में और बात मैं आपको बता दूं, खास बात कि यह नदी जो है इस नदी से रिलेटेड प्रश्न जो है हर परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। तो इसके बारे में कहाँ से उद्गमित होती है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, इसे या किस घाटी का निर्माण करती हैं या किस घाटी से होकर बहती हैं, इसके बारे में हर तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, गंगा नदी, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती? तो गंगा, गोदावरी, महानदी ये सभी तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो फिर कौन सी नदी बचती है हमारी? ताप्ती। ठीक है, ताप्ती ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा और एस्चुरी में क्या फ़र्क है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यह आंसर जरूर बताइएगा। और साथ में ही ताप्ती नदी की लंबाई देखें तो हम 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 724 किलोमीटर। ठीक है, यह बैतूल जिले के मध्य प्रदेश से निकलती है और 700 मीटर की ऊंचाई से बहती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां हैं पुर्रा, प्रमुख एकमात्र इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है पुर्रा, और यह सूरत के निकट जाके खबात की खाड़ी में मिल जाती है। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, प्रश्न पूछा है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा या फिर अमरावती? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती। ठीक है, अमरावती जो है दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है, और यह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है बल्कि कावेरी नदी की सहायक नदी है। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरबन डेल्टा के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी नदियां हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है और जो नदियां इसका निर्माण करती हैं वो नदियां कहाँ पर बहती हैं? तो जी गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झीलम, सिंधु और झीलम या फिर गंगा और सिंधु नदी? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वह हैं गंगा और
ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी, महानदी, हुगली नदी या फिर कृष्णा नदी, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा बेटा हुगली नदी, ठीक है। हुगली नदी सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है? अभी कुछ प्रश्न के पहले ही हमने इस बारे में डिस्कस किया है कि कौन सी ऐसी नदी है जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो वह नदी है नर्मदा नदी, ठीक है, जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक है, हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, अर्थात हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, सिंधु या फिर गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी, ठीक है। गोदावरी के बारे में जान लेते हैं कि इसका उद्गम नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से होता है और यह एक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में आपकी गोदावरी नदी आती है। यह हिमालय नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बात याद रखनी है। और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 1465 किलोमीटर, ठीक है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है अंत में यह नदी। इसकी सहायक नदियां हैं बीनगंगा, पूर्णा और मंजीरा, ठीक है। बीनगंगा, पूर्णा और मंजीरा इसकी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में जाकर यह नदी गिरती है गोदावरी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, ठीक है। और इसका उद्गम नासिक जिले की त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से होता है। मैं बार बार बातों को रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपके भेजे में हम सबके जो माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए बातें, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में होता है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि उद्गम तो नेपाल में होता है लेकिन आके गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या फिर रावी। तो इसका राइट आंसर होगा जी आपका कोसी, ठीक है। कोसी नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम नेपाल में होता है और बाद में आकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? देखिए, दो देशों के बीच में जो सीमा बनाती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरयू नदी, रामगंगा नदी, काली नदी या इनमें से कोई नहीं? तो जी काली नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। और काली नदी के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसका उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से होता है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक स्थान से, ठीक है, लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक जगह से, काला पानी नामक स्थान से जो है आपकी काली नदी का उद्गम होता है। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से, ठीक है। 3600 मीटर की ऊंचाई से, समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई से। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, तीस्ता नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, जिस नदी को लेकर विवाद है वह नदी है तीस्ता नदी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर ही भाग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे पानी का जल प्रवाह मिलता है?
ठीक है। ऐसी नदी जिसका ऊपरी भाग मीठा होगा, मीठा पानी, और निचला भाग जो है खारा होगा। तो ऐसा जल प्रवाह कहाँ मिलता है, कौन सी नदी में मिलता है? बराक नदी में, लूनी नदी में, घगर नदी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। ठीक है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्नों के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कमेंट करना न भूलें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो वॉच करते रहें।